Now today we are going to study our new chapter, that is the chapter number 8, how do organism reproduce. How do organism reproduce? हम जानते हैं the reproduction is a important process of all living being. यदि लाइफ की कंटिन्यूटी बनाए हमें रखना है तो रिप्रोडक्शन इज अ एसेंशियल प्रोसेस। और हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है जो उसी की तरह हो। तो इस तरीके से ऐसी प्रोसेस जिसमें हम अपने जैसे ही एक और नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कितने टाइप का रिप्रोडक्शन है, इन्हीं सारे चीजों को हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो यदि हम यहां पर इस चैप्टर की समरी के बारे में बात करें कि इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसे हम लोग कुछ इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि वी कैन स्टडी व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, देन व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल for producing similar organism, then फिर हम इसमें देखेंगे what are different modes of or types of reproduction. इन modes of reproduction में usually टू मैथड्स की हम लोग स्टडी करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं, पहला होता है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वी विल सी दैट द हाउ प्लांट रिप्रोड्यूस और व्हाट इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन होता है दैट इज अ फ्लावर। सिमिलरली यदि हम एनिमल्स की बात करें तो हम ह्यूमंस में देखेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन में जो है रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ द सिमिलर ऑर्गेनिज्म, देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, the asexual method of reproduction, sexual method of reproduction, the sexual mode or sexual reproduction in a plant and sexual reproduction in human। तो इन टॉपिक को अब हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, यदि हम लोग रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज अ biological process of producing individual of same kind, and this is essential for continuance of life on earth, है ना। What is a reproduction? It is a biological process of producing individual of same kind, and this is essential for the continuance of the life on the earth। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में
जो भी ऑर्गेनिज्म है अपने जैसे इंडिविजुअल को, अपने जैसे सिमिलर काइंड ऑफ, यहां पर हम लोग सिमिलर टर्म यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग द एग्जैक्ट कॉपी। ओके, सो वी कैन से दैट द इट इज अ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। दिस मेथड और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। और अर्थ पर जो लाइफ है, द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, द कंटिन्यूएंस ऑफ द लाइफ इज अ रिजल्ट ऑफ द दिस बायोलॉजिकल प्रोसेस ओनली, है ना। क्योंकि यहां पर यदि कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना कम कर दे या रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो धीरे धीरे उस ऑर्गेनिज्म का जो एग्जिस्टेंस है, उस ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस अर्थ से खत्म होते चले जाएगा। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कंटिन्यूएंस ऑफ द लाइफ के लिए। अब यहां पर एक टर्म है दैट इज कॉल्ड द सेम काइंड, यानी अपने जैसे ही। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इज अ काइंड ऑफ कॉपी, अ सिमिलर कॉपी ऑफ माई पेरेंट्स। ठीक है, जो मेरे जो चिल्ड्रन हो गए या मेरे जो बच्चे हैं, दे आर कॉपी ऑफ मी। कॉपी ऑफ मी मीन टू से दे आर हैविंग अ सेम फीचर एज आई डू or I have, like the same feature mean the height is almost same, it may be that their appearance is somewhat similar to me, उनके भी जो है लिम्स उन ऐसे ही है, उनका जो कलर है, स्किन का जो टोन है ऑलमोस्ट ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके से सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं। तो अब सवाल यहां पर आता है कि ऐसा क्या है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस होते हैं? क्या वहां पर वेरिएशन होते हैं, और यदि इफ देयर इज अ वेरिएशन तो वो वेरिएशन कितने हैं? तो आइए इसी टॉपिक को अब हम लोग थोड़ा सा एलोबरेट करके इसे डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे रिप्रोडक्शन रिजल्ट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड। ओके, तो आइए अब हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है वो हमें मिलता है इन फॉर्म ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड, और जो न्यू इंडिविजुअल होता है वो मोर और लेस is a exact copy of their parents। अब सवाल यहां पर यही उठता है कि जब सेल रिप्रोड्यूस करती है या रिप्रोडक्शन करती है, तो रिप्रोडक्शन करने पर दिस सेल प्रोड्यूसेस न्यू सेल। जब ये सेल फर्दर इनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा और जब ये मैच्योर हो जाएगी तो इट इज अगेन गोइंग टू रिप्रोड्यूस द सेम काइंड ऑफ द सेल। तो यहां पर ये जो है दिस सेल इज कॉल्ड द पेरेंट सेल एंड दिस सेल्स आर कॉल्ड द डॉटर सेल्स। तो क्वेश्चन यहां पर ये है कि हाउ these daughter cells are identical to their parent cell, कि ये डॉटर सेल पेरेंट सेल से इतनी आइडेंटिकल क्यों और कैसे होती है? तो इसका ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो छुपा हुआ है कहां पर? वो छुपा हुआ है सेल के अंदर। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल जो है, the central part of the cell is called nucleus, है ना? The central part of the cell is called the nucleus, और इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। इस न्यूक्लियस में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, जिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये बने हुए होते हैं एक मॉलिक्यूल से जिसे हम लोग मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं, और उस मैक्रोमॉलिक्यूल का नाम है डीएनए।
या फुल फॉर्म देखें तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो इस डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और यही डीएनए जो है यही वो मैक्रोमोलिक्यूल है जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, एग्जैक्ट वही कैरेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए, वही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जो कैरेक्टर पेरेंट सेल के है। तो इस तरीके से इन शॉर्ट यदि हम लोग इसको आंसर करना चाहे कि यदि कोई भी पूछता है या यदि हम कहते हैं कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द और प्रोडक्शन ऑफ द सिमिलर कॉपी ऑफ सेल्स टू देयर पेरेंट, तो यहां पर इसका आंसर होगा डीएनए इज दैट फैक्टर, डीएनए इज दैट मॉलिक्यूल। तो यहां पर इन शॉर्ट अभी हमने समझा कि सेल जब रिप्रोड्यूस करती है तो वो क्या बनाती है, वो अपने जैसी सेल्स प्रोड्यूस करती है। These cells are identical, almost identical to their parent cell because of a specific structure that is present in the nucleus, and nucleus the chromosome is there, and the chromosome, the unit of the chromosome, जो chromosome होता है वो ultimately it is made up of the DNA, and this is responsible for what? This is responsible for making the exact copy of the parent cell. तो आइए अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि डीएनए क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म अभी हमने देखा, डीएनए कब डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, डीएनए मैक्रोमोलिक्यूल है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, किस तरीके से जो डीएनए हिस्टोन के साथ में मिलता है तो हिस्टोन क्या है, किस तरीके से ये न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, फिर ये किस तरीके से आगे धीरे धीरे क्रोमोसोम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी को अब हम लोग समझते हैं किस सब टॉपिक के अंडर में, उसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बिकॉज इट इज अ मॉलिक्यूल जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आइडेंटिकल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो नाउ वी स्टडी द डीएनए, इट्स डिस्कवरी एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन एंड रोल। तो जो डीएनए है जैसे हम जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी सबसे पहले जो स्टडी है वो रोसलिन फ्रैंकलिन जो थे, इन्होंने 1952 के आसपास सबसे पहले डीएनए को रिपोर्ट किया और डीएनए के बारे में स्टडी की, लेकिन जो इसके स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी जो है, स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी वॉटसन एंड क्रिक ने 1962 में की। इसीलिए इन्हें 1962 में जो है डीएनए के डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला। तो जो डीएनए के डिस्कवरी का जो क्रेडिट है दैट गोज टू द स्ट्रक्चर की स्टडी का जो क्रेडिट है दैट गोज टू वॉटसन एंड क्रिक इन 1962। अभी जो डीएनए है, यदि हम डीएनए को समझने की कोशिश करें तो डीएनए क्या है, डीएनए इज अ बिग मॉलिक्यूल, डीएनए इज अ बिग मॉलिक्यूल, that's why we call it a macromolecule, we call it a macromolecule। बिग मॉलिक्यूल का मतलब ऐसा नहीं है कि इसे हम लोग नेकेड आई से देख ले, नो, वी कैन नॉट सी इट, वी कैन सी इट बाय वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप ओनली, एंड पावरफुल माइक्रोस्कोप के साथ साथ जो एक्सरे टेक्नोलॉजी है, मतलब एक्सरे डिफ्रेक्शन है, उसके थ्रू हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो जो बिग मॉलिक्यूल है इसी कारण से इसे मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। और यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो डीएनए है इसके स्ट्रक्चर को हम लोग डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। जब भी डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो डीएनए के स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो कहते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है।
अब ये डबल स्टैंडर्ड क्या है, हेलिकल क्या है, इसको हम लोग थोड़ी देर के बाद में समझेंगे। तो इस तरीके से अभी हमने देखा कि डीएनए का जो फुल फॉर्म है दैट इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी इनिशियल स्टडी फ्रैंकलिन ने 1952 में किया था और वॉटसन एंड क्रिक को 1962 में इसके इस एग्जिट स्ट्रक्चर को रिपोर्ट करने के लिए नोबेल प्राइज मिला। और डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल बिकॉज इट इज a big molecule comparatively other molecule present in a cell, or it is reported that the DNA is a double stranded helical structure। अब ये डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है तो केमिकली यदि हम लोग इसका कंपोजिशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ nucleotide। it is consisting of the repeating unit of the nucleotide। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, नो डाउट जैसा हमने देखा कि इट इज कंसिस्टिंग ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड के रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है हम यहां पे कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इज कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ sugar, phosphate molecule, and nitrogenous base। इसको मैं थोड़ा सा इसका सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं। तो न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ द फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। ओके, अब यहां पर जो है ये जो नाइट्रोजनस बेस और शुगर है, नाइट्रोजनस बेस और जो शुगर है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ओके, the combination of the sugar and the nitrogenous base is called nucleoside। और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट मॉलिक्यूल जब अटैच होता है तब हम लोग उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड इज व्हाट, न्यूक्लियोटाइड इट इज अ फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड। ओके, द फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। सो इस तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो इस तरीके से जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड की रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ होता है। अब इसको थोड़ा सा और डेप्थ में देखें कि हमने देखा फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस से न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो यहां पर ये जो शुगर है, ये जो शुगर होती है वी कॉल इट अ पेंटोज शुगर। ये जो शुगर है दैट इज व्हाट काइंड ऑफ शुगर इट इज अ पेंटोज शुगर। पेंटोज मीन टू से पेंट यानी 5, यानी ये जो शुगर है इसमें कार्बन के नंबर 5 होते हैं। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ द 5 कार्बन एटम्स, दैट्स व्हाई इस शुगर को हम लोग पेंटोज शुगर कहते हैं। अब बारी आती है कि व्हाट इज अ नाइट्रोजनस बेस। तो आइए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज अ नाइट्रोजनस बेस। सो आइए हम लोग देखते हैं अब नाइट्रोजनस बेस। अभी हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को समझा, उसमें एक टर्म आ रहा था जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं एक्चुअली ये दो प्रकार के होते हैं। देयर इज अ 2 टाइप ऑफ द नाइट्रोजनस बेस। द फर्स्ट वी कॉल इट अ प्यूरिन्स, and second we call it a pyrimidines। ओके, तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। जो प्यूरिन्स होते हैं उसके एग्जाम्पल है एडेनिन एंड ग्वानिन। जो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन के एग्जाम्पल होते हैं एडेनिन और ग्वानिन्स। और जो पैरिमिडीन्स होते हैं, इन पैरिमिडीन में जो है 3 कंपाउंड या 3 सब्सटेंस हम कह सकते हैं,
3 होते हैं जिसे कहते हैं साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल, है ना, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। इस तरीके से जो नाइट्रोजनस बेस है वो प्यूरिन और पायरिमिडीन से मिलकर बना होता है। जो एडेनिन है, एडेनिन का सिंबल ए होता है। जो ग्वानिन है, ग्वानिन का जो सिंबल होता है वो जी होता है। जो साइटोसिन है, साइटोसिन का जो सिंबल है वह सी होता है। और जो थाइमीन है, थाइमीन को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो यूरेसिल है, यूरेसिल जो है यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हमें ध्यान रख देना है कि यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जब हम लोग डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में जो है ATCG यानी डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन होते हैं। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अब हमने देखा कि डीएनए में क्या है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन जिसके एग्जांपल है एडेनिन और ग्वानिन, पायरिमिडिन जो कि है साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। अब हम देखते हैं कि डीएनए बनता कैसे है। तो यहां पर अभी हम लोगों ने डीएनए के कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी की है। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये आपस में मिलकर डीएनए बनाते हैं। तो यहां पर अभी जो हम लोगों ने नाइट्रोजनस बेस देखा है, तो इन नाइट्रोजनस बेस की क्या खास बात होती है कि हमेशा इन जो बेस है, जो 4 बेस है डीएनए में, 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन होता है। डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। तो यहां पर क्या होता है कि जो एडेनिन है ये हमेशा टी के साथ में यानी थाइमीन के साथ में डबल बॉन्ड से अटैच होता है। और जो साइटोसिन है ये साइटोसिन ग्वानिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा। तो ये हो गए नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस से जब शुगर अटैच होती है, दोनों तरफ शुगर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, तो तब बनता क्या है, तब बनता है न्यूक्लियोसाइड। अभी हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड पढ़ा कि न्यूक्लियोसाइड इज व्हाट, द शुगर प्लस द नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड द नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। तो जब नाइट्रोजनस बेस के साथ में शुगर अटैच होता है तब हम लोग उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। इस तरीके से यहां पर ये न्यूक्लियोसाइड की मल्टीपल लेयर्स। अब यदि हम यहां देखें तो यहां पर फिर से ए के साथ में टी भी आ सकता है, सी के साथ में जी आ सकता है, जी के साथ में यहां पर सी आ सकता है। इस तरीके से यहां पर मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और हर नाइट्रोजनस बेस के साथ में यहां पर शुगर मॉलिक्यूल क्या होगा, शुगर मॉलिक्यूल यहां पर अटैच रहेगा। तो इस तरीके से शुगर मॉलिक्यूल यहां पर आपस में इस तरीके से अटैच रहेंगे। अब इन शुगर मॉलिक्यूल जो दो यूनिट है, ये एक यूनिट हो गई, ये एक यूनिट हो गई। अब इन यूनिट को आपस में कनेक्ट करने के लिए, इन यूनिट को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या है, यहां पर दोनों शुगर मॉलिक्यूल को यहां पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है। तो यहां पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर, जिसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ये भी एक नाइट्रोजनस बेस और शुगर है, इसे भी हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ये जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ में जुड़ते हैं तो इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो है इस तरीके से आपस में फॉस्फेट इन न्यूक्लियोसाइड के साथ में जुड़ते चले जाएगा और इस तरीके से एक लंबी चेन बनना चालू हो जाएगी। तो जो हम लोगों ने डीएनए के बारे में इसके पहले पढ़ा था कि डीएनए क्या है, डीएनए एक मैक्रोमोलेक्यूल है। तो डीएनए को मैक्रोमोलेक्यूल क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज अ बिग मॉलिक्यूल। व्हाई इट इज अ बिग मॉलिक्यूल, बिकॉज इट इज कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ द नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल।
और इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड के मल्टीपल यूनिट से, न्यूक्लियोटाइड के मल्टीपल फॉर्म में क्या होने से, मल्टीपल फॉर्म में अरेंज होने से जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है डीएनए। फिर हमने डीएनए में एक डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने कि डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब डबल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है उसको हम लोग समझते हैं, है ना। तो यहां पर देखेंगे यदि हम, तो यहां पर ये एक स्ट्रैंड है, ये एक पार्ट है और ये एक दूसरा पार्ट है। यदि हम लोग लैडर की बात करते हैं, जैसे सीढ़ी कहते हैं, तो सीढ़ी में हम जानते हैं कि जो सीढ़ी है या लैडर है उसमें 2 पोल्स होते हैं और ये पोल्स आपस में इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपस में जो हॉरिजॉन्टल जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं उससे वो अटैच रहता है। तो इस तरीके से ये लैडर बनती है। अब उसको आप यहां पे इमेजिन कीजिए कि लैडर का ये एक पोल है, ये लैडर का दूसरा पोल है और ये दोनों पोल आपस में यहां पर इन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से आपस में अटैच है। तो इस तरीके से ये डबल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड से मिलकर बनी हुई है। अब जो लैडर है, लैडर जो है उसकी लेंथ कम होती है, पर यदि आप इमेजिन करें कि एक बहुत लंबी लैडर है तो कहीं ना कहीं वहां पर वो आपस में इस तरीके से ट्विस्ट होना चालू हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ट्विस्ट होगी। जब ट्विस्ट होगी तो उसका जो शेप है वो कैसा बनेगा, जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, वो बनेगा स्ट्रक्चर कैसा? हेलिकल, ट्विस्टेड, स्लाइटली ट्विस्टेड। तो इस तरीके से जो डीएनए है वो क्या है? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल यानी ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोटाइड के रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है? शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस इज न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस क्या है? नाइट्रोजनस बेस इज मेड अप ऑफ द प्यूरिन एंड पायरीमिडीन। Purine is made up of the adenine and guanine and the pyrimidine is made up of the thymine, cytosine and uracil। हमेशा A के साथ में T अटैच रहेगा यानी एडेनिन के साथ में थाइमिन अटैच रहेगा विद द डबल बॉन्ड और साइटोसिन के साथ में ग्वानिन अटैच रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। और इस तरीके से इनके मल्टीपल कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? डीएनए बनता है। तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो अभी हमने डीएनए का एक जनरल स्ट्रक्चर देखा। यदि आप इनसेट या बुक में यदि आप देखें तो बुक में आपको डीएनए का डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कलरफुल। और यदि आप उस कलरफुल पिक्चर में जो नोटेशन दिए हुए हैं उसको यदि आप देखोगे तो उसमें यही चीज मिलेगी जो अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है कि डबल स्ट्रैंड है, हेलिकल है, ट्विस्टेड है, उसमें प्यूरिन और पायरिमिडीन है और इस तरीके से डीएनए बनता है। तो इसीलिए जब हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग जब बनाते हैं जनरल तरीके से, यदि हमें कहीं पर भी डायग्रामेटिकली डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाना है तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ये लैडर है, लैडर में यहाँ पे साइड में सपोर्टिंग आर्म्स है। तो ये जो है ये डॉट क्या मतलब, ये इस तरीके की हॉरिजॉन्टल जो लाइन, जो फ्रेगमेंटेड लाइन है, ये हमें क्या दर्शाती है कि इट इज व्हाट? इट इज अ न्यूक्लियोटाइड और आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए। तो इस तरीके से हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो डीएनए है, डीएनए अकेले किसी काम का नहीं। इस डीएनए को, ये जो डीएनए है ये एक प्रोटीन से मिलता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। जो डीएनए है ये हिस्टोन से मिलता है और जो हिस्टोन जो प्रोटीन है ये इस डीएनए के मॉलिक्यूल को सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। इस तरीके से डीएनए और हिस्टोन, हिस्टोन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। तो डीएनए और हिस्टोन आपस में मिलकर, जब डीएनए और हिस्टोन आपस में मिलते हैं वहां पर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट अ न्यूक्लियोसोम। ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम यहां पर इसकी कॉइलिंग होती है, इसकी सुपर कॉइलिंग होती है
और इस तरीके से डीएनए और हिस्टोन की लॉन्ग चेन जब वहां पर कॉइलिंग होती है, सुपर कॉइलिंग होती है, तो इस तरीके से सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। वी कॉल इट क्रोमोसोम। ओके, तो यहां पर जो क्रोमोसोम है अल्टीमेटली किससे मिलकर बना हुआ है? डीएनए और हिस्टोन से मिलकर बना हुआ है। किसी भी क्रोमोसोम का 40% जो पार्ट होता है, दैट 40% पार्ट इज मेड अप ऑफ द डीएनए एंड द 55 to 60% जो पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन। तो इस तरीके से क्रोमोसोम बनता है। और क्रोमोसोम का भी स्ट्रक्चर आपने जनरली देखा होगा, है ना? तो क्रोमोसोम को हम लोग जो है यूजुअली इस तरीके से क्रोमोसोम को डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। ये जो क्रोमोसोम है, यदि सपोज इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, यदि हम इस क्रोमोसोम के एक एंड को पकड़कर यदि हमने इसको खींचना चालू किया, तो एक क्रोमोसोम में मान के चलिए आप, एक क्रोमोसोम में ये क्या है? डीएनए बहुत ही सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर में है। तो यदि इस एक क्रोमोसोम को यदि हमने खींचकर लंबा करना चालू किया, तो एक क्रोमोसोम में जो पूरे डीएनए की जो लंबाई होगी, वो डीएनए की लंबाई होती है अप्रॉक्स 2 मीटर। कैन यू बिलीव दिस? कि वो सेल जिसका साइज माइक्रोमीटर में है, वो सेल जिसका साइज माइक्रोमीटर में है, और उस माइक्रोमीटर वाली इतनी छोटी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के में जो डीएनए है, सुपर कॉइल डीएनए, यदि उसको खींचकर यदि आपने लंबा किया ने, उसको जो कॉइलिंग यदि आपने हटा दी और इस तरीके से उस स्ट्रैंड को यदि आपने लंबा करना चालू किया, तो उस पूरे स्ट्रैंड की जो लंबाई है दैट वुड बी द 2 मीटर। तो ये मिराकल तो है। तो ये 2 मीटर लेंथ का फाइबर किस तरीके से एक माइक्रोमीटर के सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कॉइलिंग एंड द सुपर कॉइलिंग। यहां पर यदि कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं। एक बार बताइए, आप में से कभी किसी के घर पर यदि पुराने वाले फोन है क्या? वो डायल करने वाले फोन है क्या? आपके घर पे जो लैंडलाइन होते हैं, आजकल हम लोग जानते हैं कि मोबाइल का जमाना है, ईच एंड एवरी वन इज हैविंग स्मार्टफोन एंड समटाइम वी आर हैविंग द मोर देन वन फोन्स। लेकिन मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे, या आप अपने पेरेंट्स से भी पूछेंगे, या शायद आपने भी देखा होगा, या आपके भी घर पे कोई ना कोई ऐसा टेलीफोन जरूर होगा जो जिसमें वायर लगा रहता है। आपने देखा होगा कि एक यहाँ पर जो है डायल बॉक्स होता है, और यहाँ पर ऐसा आपने एक ऐसा इस तरीके का एक स्प्रिंग जैसा एक वायर होगा, और इस वायर से आपने देखा होगा, इस वायर से जो माउथपीस और रिसीवर कनेक्टेड रहता है। तो ये जो स्प्रिंग जैसा जो वायर है, आपने देखा होगा कि कई बार जो होता है वो बहुत ज्यादा उलझ जाता है, बहुत ज्यादा गुथ जाता है। तो जब ये वायर इस तरीके से है, वी कॉल इट अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। लेकिन कई बार आपने देखा कि ये आपस में इस तरीके से और आपस में इस तरीके से क्या होता है? उलझ गया, गूंथ गया, है ना? तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर। तो यहां पर जो डीएनए है वो क्या है? डीएनए हेलिकल है। डीएनए कैसा है? हेलिकल है। लेकिन जब धीरे 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 हिस्टोन प्रोटीन के साथ में वो अटैच होकर वहां पर कंडेंस होते 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 वो इस तरीके का कॉइल्ड स्ट्रक्चर, सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और ये सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बनाता है। तो यहां पर अभी हम लोगों ने डीएनए के किस चीज के बारे में पढ़ा? डीएनए के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। और दिस डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? कैरिंग द हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, and this DNA is responsible for making a exact copy of parent cell. जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल प्रोड्यूस होती है, जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनती है, तो डॉटर सेल जो होती है बहुत हद तक अपने पेरेंट सेल से क्या होता है? पेरेंट सेल से आइडेंटिकल होती है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस डीएनए, एंड दैट्स वाई जो डीएनए है वी कॉल इट अ हेरिडेटरी मटेरियल, और वी कॉल इट अ जेनेटिक मटेरियल। और इसी जेनेटिक मटेरियल के कारण ही
रिप्रोडक्शन के बाद में प्रोड्यूस हुई सिबलिंग्स की बात करें, चाहे हम प्रोजेनी की बात करें, चाहे हम डॉटर सेल की बात करें, दोज आर आइडेंटिकल। तो जो हम लोगों ने पॉइंट देखे थे कि इस चैप्टर में हम क्या कवर करने वाले हैं, उसमें से ये एक पॉइंट अब आपको क्लियर होना चालू हो गया होगा कि व्हाई वी आर आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट्स। आइडेंटिकल मीन टू से नॉट इन अ फीचर, नॉट इन अ बिहेवियर, बट द मोस्ट ऑफ द केसेस यदि आप आपसे अपने पेरेंट के फीचर्स की यदि कंपैरिजन करें, तो you will find that you are almost similar to your parents up to the 80 to 90%। बाकी जो डिसिमिलरिटीज है उसे हम लोग कहते हैं वेरिएशन, है ना, कि जो डिसिमिलरिटीज है हम में और हमारे पेरेंट्स में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वेरिएशन। और इस वेरिएशन के लिए भी यू वोंट बिलीव, इस वेरिएशन के लिए भी डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है। जब डीएनए में अल्टरेशन होता है, डीएनए में जब सीक्वेंसिंग में चेंज आता है, तो दिस चेंज इन अ सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड इन एनी डीएनए रिजल्ट इनटू द वेरिएशन। इस डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है उसके सीक्वेंस में जब वेरिएशन आता है, चेंज आता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वेरिएशन। क्योंकि डीएनए में यदि चेंज आएगा तो डीएनए जो कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है, जो फीचर प्रोड्यूस करता है या फीचर्स को एक्सप्रेस करता है, उसे हम लोग कहते हैं वेरिएशन। ओके, तो फॉर दिस वेरिएशन डीएनए इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल। अब ये वेरिएशन किस तरीके के चेंज लेकर आते हैं उसे हम लोग पढ़ेंगे जब हम इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन पढ़ेंगे, तो वहां पर उसे हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन यहां पर जो एक दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन। आफ्टर रिप्रोडक्शन व्हाई द प्रोड्यूस्ड इंडिविजुअल आर सेम as to their parents, it is because of DNA, because DNA is considered to be a genetic material, DNA is considered to be a hereditary material, and DNA ही वेरिएशन कॉज करता है। तो यहां पर अभी हम लोगों ने डीएनए का जनरल स्ट्रक्चर समझा है। इसके बाद में आइए अब हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स क्या होते हैं।